हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 27 फरवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है लोकसभा क्षेत्रों निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्य क्यों चिंतित हैं, इसको समझेंगे। क्या मामला है, कैसे है, सब पूरा समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने हाल फिलहाल में एक सफलता हासिल की है, उसके महत्व को समझेंगे और उसके पूरे पहलू का समझेंगे कि क्या क्या किया गया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहला एक जो है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाया गया है, तो उसको हम समझने की करेंगे। ठीक है, क्यूबिट पहला क्वांटम कंप्यूटर यानी क्यूबिट माइक्रो चिप बनाया गया है, तो उसको समझेंगे। तीसरा है संकटग्रस्त प्रजाति घड़ियालों के संरक्षण में मध्य प्रदेश का जो योगदान है या उसकी जो महत्व कार्रवाइयाँ हैं उसको समझेंगे और पूरा समझेंगे। घड़ियाल क्या है, उसका संरक्षण क्या है, उसको खतरा क्यों है, और मध्य प्रदेश और ख़ासतौर से चंबल अभ्यारण्य, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले देखते हैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्य क्यों चिंतित हैं। ठीक है, तो दक्षिण के राज्य की बात अगर किया जाए तो अभी हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह जो है कर्नाटक गए थे, कल ही गए थे। वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो दक्षिण परिसीमन अगर होगा तो दक्षिण के राज्यों का नुकसान नहीं होगा, यानी उन्होंने खास तौर से कहा कि तमिलनाडु को कोई भी सीट का नुकसान नहीं होगा। देखा जाए तो ये मामला दक्षिण और उत्तर के राज्यों को लेकर जो परिसीमन का है, परिसीमन को अगर जरा सा समझे तो एक संवैधानिक आदेश है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा के सीटों को, उनका जो निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह से समायोजित किया जाए कि जहां तक हो सके लगभग समान जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में यह है कि एक व्यक्ति एक मत। तो ऐसे में अगर समान जो है जनसंख्या, लगभग समान जनसंख्या का अगर प्रतिनिधित्व करता निर्वाचन क्षेत्र रहेगा तभी वो न्याय होगा। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जनसंख्या उत्तर के राज्यों में तेजी से बढ़ रही थी जबकि दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या कम हो रही थी, और अगर परिसीमन जारी रखता तो राज्यों द्वारा जनसंख्या को कम करने का दबाव या उसको कोई प्रोत्साहन नहीं था। तो 1976 में इसको सील कर दिया गया था कि 2021 तक, बाद में 2001 तक, बाद में एक और संविधान संशोधन करके 2026 तक को 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय है। हाल फिलहाल में अब जबकि जनगणना होने वाली है, उसके बाद निर्वाचन जो है परिसीमन होगा, तो दक्षिण के राज्यों द्वारा इसको लेकर चिंता जताई जा रही है और स्टालिन द्वारा भी ये चिंता व्यक्त की जा चुकी है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा भी ये चिंता व्यक्त की जा रही है। पूरी मुद्दे को समझते हैं, आइए देखते हैं क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 फरवरी को तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को लंबे समय से चली आ रही आशंका, क्या आशंका थी कि अगर नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो संसद में प्रतिनिधित्व तो खो देंगे, इसको दूर करते हुए कहा गया कि परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों को एक भी सीट नहीं गंवानी पड़ेगी, यानी जो उनकी स्थिति अभी है वह स्थिति बनी रहेगी, उनकी सीटें कम नहीं होंगी। दोनों क्षेत्रों की अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्थिति है और इसके कारण दक्षिण भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर उत्तर भारत की राज्यों की अपेक्षा कम रही है, जहां पे तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में जहां पे विकसित देशों वाले लक्षण दिखाई देने लगे हैं जनसंख्या में, यानी कि बच्चों की कम आबादी और वृद्ध लोगों की ज़्यादा आबादी, वहीं उत्तर के राज्य खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अभी जनसंख्या बढ़ रही है। और ये अंतर के कारण जो है कहीं ना कहीं उत्तर के राज्यों को दक्षिण के राज्यों में तुलना में संसद में अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जिसको लेकर वो उनको डर लगा रहता है। अगर हम देखें कि परिसीमन क्या होता है, क्योंकि परिसीमन का मुद्दा है कि परिसीमन के बाद कम नहीं होगी तो क्या होगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसको समझें। तो परिसीमन पहली बात एक संवैधानिक जो है मैंडेट है। संविधान ये कहता है कि प्रत्येक लोकसभा चुनाव के प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है उसके बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सीटों का इस तरह से, उनके निर्वाचन क्षेत्रों का इस तरह से समायोजन किया जाए, उसमें राज्यसभा भी है, इस तरह से समायोजन किया जाए कि जहां तक हो सके वो समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। क्यों ये कहा जा रहा है, उसमें अगर देखा जाए ये बात संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत लोकसभा और संसद के और अनुच्छेद 170 के तहत जो है 170 के तहत राज्य विधानसभाओं के बारे में कहा गया है।
क्यों कहा गया उसके पीछे अगर मुद्दे को समझे तो देखिए होता क्या है, जैसे कि हमने प्रतिनिधित्व लोकतंत्र अपनाया है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में क्या होता है, एक व्यक्ति एक जो है, आप वैसे लोकतंत्र क्या है कि जनता अपना चुनाव करती है, अपने लोगों को चुनती है, लेकिन हमने प्रतिनिधित्व लोकतंत्र चुना है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन कार्य चलाती है, यानी हम अपने एमपी एमएलए जो है यहाँ पे चुनते हैं। अब ये है कि जनसंख्या में अब कोई एमपी है वो अपने पीछे की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट, यानी जितने प्रतिनिधि हैं उनके सबके मत बराबर हैं। अगर अभी देखा जाए तो लोकसभा में जो 543 सांसद हैं उन सभी का मत बराबर है। अगर उन मतदान होता है तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का मत ज़्यादा आएगा या किसी और का होगा, मतदान में तो वो एक ही गिना जाएगा। अब वो एक जो सांसद होता है उसके पीछे कुछ एक निर्वाचन क्षेत्र जहां से वो चुनकर आया होता है, उतने लोगों का वो प्रतिनिधित्व करता है। अब आप सोचिए कि किसी एक सांसद को अगर देखा जाए तो कहीं वो 50 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा है और कहीं पे वो 1-2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और तो ऐसे में जो सांसद 2 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जो सांसद 50 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा है, देखने में तो दोनों के मतों का संसद में अंतर एक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो 50 लाख लोग हैं उनका 2 लाख लोगों की अपेक्षा जो है कहीं ना कहीं उनका बात संसद में कम जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। तो उसके लिए कि जनसंख्या बदलती रहती है, कहीं जनसंख्या ज़्यादा होती, कहीं कम होती है, कहीं माइग्रेशन होता है, कहीं कुछ समस्या, इसके लिए हर जनसंख्या के बाद संविधान में व्यवस्था की गई कि उसके साथ जो है लोकसभा के सीटों में की संख्या भी बढ़ाई जा सके, ताकि जहाँ तक हो सके वहाँ समान कराई जा सके और प्रति राज्यवार और ओवरऑल बढ़ाई जा सके और उनके क्षेत्र को भी बदला जा सके, जिससे जहां तक संभव हो सके वहां तक समानता रहे। तो ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है और ये बनाई जाती है परिसीमन प्रक्रिया संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित परिसीमन आयोग के तहत। 1976 तक प्रत्येक जनगणना के बाद जो है 1976 जब ये जो है इसके बाद नहीं हुई थी, क्योंकि उसके बाद संविधान संशोधन करके ये व्यवस्था जो है 2071 की जनगणना को 2001 तक के लिए यानी 25 साल के लिए उसमें आगे बढ़ा दिया गया था। इसके पहले प्रत्येक भारतीय जनगणना के बाद पूरे देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्वितरण किया गया। 1951 की जनसंख्या, 1961 और 1971 की जनगणनाओं के आधार पर 3 बार परिसीमन हुआ है, जिसमें सीटें बदले, जिसमें 2 बार का यहाँ पे हम अगर आंकड़ा देखें तो देखिए 61 की जनगणना हुई थी जब, तो पॉपुलेशन था उत्तर प्रदेश का 7 करोड़ और बिहार का 3 करोड़ 50 लाख, मतलब 48 लाख, यानी ओवरऑल जो है 3-4-5 राज्यों का इसमें दिखाया गया है। तो 1968 में सीटें थी उत्तर प्रदेश में 85, बिहार में 53, राजस्थान में 23, तमिलनाडु में 39, केरल में 19, यानी 520 सीट थी 1967 में। इसके बाद ये 61 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया, तो इस तरह की सीटें आधारित होगी और इसमें तय किया गया कि लगभग 8 लाख, बाद में ये संख्या जो है 10 लाख के, देखिए इसमें एवरेज आया 8,44,000, लगभग इतना ही है कि 8 लाख के आसपास, कहीं कम कहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत, भाई देखिए एक बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ लगभग उसके बराबर रहा और इसको लेकर ये निकाला गया। 1971 का जब पॉपुलेशन हुआ तो जनसंख्या जिस तरह से बढ़ी, उसके बाद 1976 में सीटों का बंटवारा हुआ और फिर ये आंकड़ा 10,11,000 कर दिया गया। तो यूपी में एज इट इज 85 सीटें ही रही, बिहार में 53 से बढ़ के 54 हो गई, राजस्थान में 25 सीट हो गई, तमिलनाडु में 39 रही और केरल में 20 सीटें, और ये 542 सीटें जो है इनकी रह गई। और ये आंकड़ा आया 10,11,365 के आधार पे चलता रहा। आज भी उतना ही सीट 543-45 सीटें जो है ओवरऑल जो है, आज भी उतना सीटें हमारे संसद भवन में हमारे उनका सांसदों का हमारे यहाँ पे क्या होता है, चुनाव किया जाता है। और वो जब 76 में किया गया था तो लगभग 10 लाख की जनसंख्या है। आज देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्यों में जैसे राज्यों में 20 लाख से ज़्यादा है और केरल आदि राज्यों में लगभग वही बना है। अभी आगे आंकड़ा देखेंगे तो समझ में आएगा। तो 61-71 के बाद 3 बार हुआ, लेकिन आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह कह दिया गया कि अगले 25 साल तक यानी 2001 की जनगणना तक संसदीय और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों को स्थिर कर दिया गया, यानी राज्य में वो फिक्स हो गई, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जो था 71 की जनगणना के आधार पे ही अब वो परिसीमन हुआ, यानी उसके बाद की जनगणना बढ़ रही है, घट रही है, उसके आधार पे न राज्यों को सीटों को खोने का डर था, न कुछ करने का डर था। और ऐसे में
उनको ये था कि क्यों किया गया, क्योंकि उनको डर था कि जो राज्य की उच्च वृद्धि दर है जो है वो ज़्यादा पा जाएंगे, और जो जिन राज्यों की जनसंख्या कम है या जो परिवार नियोजन अगर वो लागू करेंगे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी, जिसके कारण राज्य क्या करेंगे, परिवार नियोजन को लागू करने से हिचकिचाएंगे। और 71 में यानी खासतौर से जो आपातकाल के दौर में परिवार नियोजन जो है सरकार की बहुत प्राथमिकता में एक केंद्र बिंदु था। 2001 में चूंकि था, उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को बदला गया, लेकिन सीटों की संख्या वही हुई। राज्यों में उनके सीमाओं को, जैसे एक राज्य में अब यूपी में देख लीजिए जाए 85 सीट, मतलब उत्तराखंड का 5 सीट अलग से, और जो है उत्तर प्रदेश का 80 सीट। अब उनमें जनसंख्या बढ़ी तो उनमें आपस में सीटों का अंतर कर दिया गया, लेकिन ओवरऑल जो है राज्य वाइज जो है सीटें उतनी ही रखी गई। उसके पीछे जो मेन वजह थी वो वजह थी कि दक्षिण के राज्यों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था कि उनको उनकी संख्या घटेगी। दक्षिण के राज्य परिसीमन को लेकर घबराए क्यों हैं? देखिए, भारत के राज्यों को, दक्षिण भारत के राज्यों को लगता है कि न्यूनतम जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन में संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। जो अभी उनकी हैसियत है उत्तर के, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए उत्तर के राज्यों की ज़्यादा हो जाएगी, उनकी बात कम हो जाएगी। और ये बात 2023 सितंबर 2023 में जब महिला आरक्षण विधेयक सरकार लाई थी, उस पर भी जब बहस हो रहा था तो उसमें भी ये कहा गया था कि इन अगला परिसीमन के साथ ये रिजर्वेशन लागू होगा। उस दौरान भी तमिलनाडु के एक सांसद हैं, नेता हैं कनिमोझी, उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की बात कही थी कि यदि परिसीमन जनसंख्या गणना पर होने जा रहा है तो यह दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम कर देगा। तमिलनाडु के लोगों के मन में डर है कि हमारी आवाज़ को कमजोर किया जाएगा, ये बात कही गई। इसी तरह की बात अक्टूबर 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि अब वो लोगों को ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए वो प्रेरित करेंगे, राज्य सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी। इसके पीछे उन्होंने आर्थिक कारण दिया, लेकिन सबको पता है कि इसके पीछे का जो कारण है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि परिसीमन के साथ साथ जनसंख्या कम हो सकती है। और ये उत्तर दक्षिण के राज्यों का जो बार बार आप देख रहे हैं, उनके पीछे वजह है कि इस चीज़ को इतना बढ़ा दिया जाए कि उत्तर के दक्षिण के राज्य जो है परिसीमन में जनसंख्या को वही 71 वाला है, जैसे है सीट जो है बढ़े घटे ना, ये बातें लेकर वो चल रहे हैं। और इसी बात को जो है प्रधानमंत्री जो है गृह मंत्री ने कहा भी है कि उनकी संख्या कम नहीं होगी। आंकड़ा क्या कहेगा? जैसे अगर अभी तो जनसंख्या हुई नहीं है, लेकिन जो फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पे जो आंकड़े हैं, तो देखिए 1977 से, है ना, देखिए परिसीमन के बाद प्रत्येक राज्य को मिलने वाली सीटों की संख्या उस आधार पर औसत जनसंख्या पर निर्भर करेगी जो परिसीमन आयोग के गठन के बाद आएगी। उदाहरण के लिए 1977 में लोकसभा में भारत में प्रत्येक सांसद के औसतन 10,11,000 जो है लोगों का प्रतिनिधित्व किया था, और हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए संभव नहीं, लेकिन औसत लगभग ऐसा ही देखने में आसपास रहा कि 10 लाख पर जनसंख्या पर एक सांसद आएगा 1977 में। आज अगर देखें, अब यदि 10,11,000 की ही जनसंख्या को लेकर चला जाए, और ये अगर हम देखें स्वास्थ्य मंत्रालय का 2025 के लिए आंकड़े देखें, 140 करोड़ में वैसे ही भी देख लिया जाए, अगर 10,11,000 से भाग दिया, लगभग 1400 सीट हो जाएगी लोकसभा में। और इतनी सीट तो लोकसभा नई बिल्डिंग में ही नहीं बनी है, सरकार ने 888 सीट ही बनवाई है, तो बैठेंगे कहाँ? तो निश्चित रूप से अगर ये 10 लाख का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिला के जो अभी 85 सीटें हैं वो 250 सीटें इन दोनों राज्यों में हो जाएंगी। राजस्थान में जो अभी 25 सीट है वो बढ़ के 82 सीट हो जाएगी अगर 10 लाख की जनसंख्या को वर्तमान जनसंख्या के साथ समायोजित किया जाए। तमिलनाडु 39 से बढ़ के 76 हो जाएगा, और केरल 20 से बढ़ के 36 हो गया। यानी इधर जहां 3-3 गुना बढ़ रहा है, 2-2 ढाई, यहाँ पे मात्र 2 गुना भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये इनकी चिंता है, लेकिन अगर 10 लाख पर करेगा तो। लेकिन सरकार, चूंकि उसमें देखा जाए कि एक फैक्ट सीट है कि 2025 यूपी में 85 सीट है, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन आ रहा है 25 करोड़ 23 लाख, और अगर सेम जैसा पहले 10,11,000 लिया गया था तो यहाँ 250 सीट हो जाएगा। लेकिन अगर 15 लाख पे लिया जाए तो ये 168 सीट, यहाँ पे जो 85 है इसमें यूपी प्लस उत्तराखंड दोनों है, याद रखिए। ये बिहार है तो इसमें झारखंड दोनों शामिल है, ठीक है, क्योंकि जनगणना जब उस समय ली गई थी दोनों वो राज्य एक साथ थे। बिहार में 169 हो जाएगा, 54 से बिहार झारखंड मिला के जो 54 सीट है 169 हो जाएगा। राजस्थान 25 से 82 हो जाएगा, तमिलनाडु 39 से 76 हो जाएगा, और केरला 20 से 36 हो जाएगा अगर 10,11,000 वाला भी लेकर चला जाए। लेकिन समस्या वही है
कि उतना तो सीट ही नहीं है। अब अगर 15 लाख वाला रेशियो लिया जाएगा तो ये 85 से 168 हो जाएगा, 54 से ये 114 हो जाएगा, राजस्थान 55 हो जाएगा, तमिलनाडु 52 हो जाएगा और केरल 24। तो देखिए ये जो दक्षिण के राज्य हैं इनकी सीटें कम होने लगेगी। और अगर 20 लाख लिया जाए, क्योंकि 20 लाख पे 707 सीट आएगी, यानी कि ज्यादा जनसंख्या को ले लिया जाए 707 सीट, जो कि 888 सीट है, तो 20 लाख 21 लाख अगर जनसंख्या लिया जाए या कर लिया जाए तो यूपी 126 सीट आएगी, और बिहार जो है यूपी और यूके मिला के 126, उत्तराखंड मिला के 126, बिहार में 85, ये राजस्थान में 41 होगा, तमिलनाडु में 39 और केरल में 18। तो तमिलनाडु लगभग उतना और केरल, यानी लगभग जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि परिसीमन होगा तो लगभग सीटें नहीं घटेगी, यानी जो पहले है वो उनकी रहेगी। लेकिन इधर देखिए, इधर 85 यूपी था, या यूपी और बिहार यूपी और उत्तराखंड, वो हो जा रहा है 126, और ये 39 के 39 रह रहे हैं, यानी 1/3 हो गए। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, जनसंख्या के आधार पे किया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकली उन राज्यों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसे में ये इसका जो है कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये विरोध करने की बात की जा रही है। और इसका चुनाव पर असर तो देखिए, दक्षिण भारत के जो क्षेत्रीय दल हैं और जो कांग्रेस पार्टी है उसको लगता है कि जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन किया जाएगा तो उत्तर के राज्यों के आधार रखने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में हो जाएगी, जबकि दक्षिण के राज्यों के उनके होगा। देखिए 80 से वर्तमान में कांग्रेस के पास 99 सीट है, जिसमें से 53 सीटें कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु और जो है तेलंगाना जैसी स्थिति में होगी। और अगर 20 लाख पे परिसीमन कर दिया जाए और जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है तो वे बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएगी। इसीलिए कांग्रेस और दक्षिण के राज्यों की स्थिति जो दक्षिण में है वो चाहेंगे कि जनसंख्या के आधार पे न हो। उनका कहना है कि हमने अच्छा काम किया है, हमने जनसंख्या को रोका है, तो फिर हमारे आर्थिक सामाजिक कारण से तो फिर वो हमें नुकसान क्यों उठाना पड़ेगा। लेकिन अब अगर संवैधानिक जो मैंडेट है कि जितने जो प्रतिनिधि हैं उनके पीछे की जनसंख्या लगभग बराबर होना चाहिए, तो परिसीमन तो करना ही होगा, अन्यथा अन्याय हो जाएगा उत्तर के राज्यों के लोगों का। राज्यों की छोड़िए, लोगों का अन्याय होगा कि एक तरफ से उत्तर भारत के राज्य होंगे जो कि 20 लाख 25 लाख की आबादी पर एक वोट है, और उधर 8 या 10 लाख की आबादी पर एक वोट है, यानी दक्षिण के राज्यों का मतदान में उनका मत का मूल्य उत्तर के राज्यों की अपेक्षा 2.5 से 3 गुना हो जाएगा, जो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक अन्याय बात होती है। अब इसमें देखते हैं क्या बात होती है, कैसे होती है, लेकिन मुद्दा यहीं पे है। जो दूसरा समाचार है वो है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट में एक सफलता हासिल की है। उसने दावा किया है कि उसने एक पहला क्वांटम चिप या क्यूबिट चिप बनाया है। ये देखिए, इसका नाम है मारिजाना टाइप का है, वो मारिजाना 1 करके है। तो ये जो है उन्होंने एक ऐसा क्वांटम मटेरियल, एक ऐसी पद्धति के आधार पे ये बनाया है, और वो एक ऐसा मटेरियल है टोपो कंडक्टर। जैसे अभी हमने सेमी कंडक्टर सुना है, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, तो जो कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर जाते हैं, नॉन कंडक्टर जिसमें से जो है कंडक्टर जो है, या इंसुलेटर जिसे बोलते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स या बिजली नहीं गुजरती है। सेमी कंडक्टर है जिसमें कभी गुजरती है कभी नहीं गुजरती है, जो कि कंप्यूटर, वर्तमान कंप्यूटर और जो माइक्रोचिप्स बनता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसी तरह से एक हम लोग देखते हैं कि जो है सुपर कंडक्टर है, जिसमें एक बार बिजली गुजार दो तो वह चलती रहती है। तो एक टोपो कंडक्टर भी एक अवस्था बनाने की बात दावा कर रही है, जो है ये, जो कि सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर की मिक्स वाली अवस्था है, यानी उसमें ऐसी उन दोनों के मिश्रण से बनाया गया है, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर वाली मिश्रण से बनाया गया है। और इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इस तरीके से जो तैयार मटेरियल है उसके आधार पे वो पहला क्यूबिट बनाया गया है, यानी क्वांटम बिट्स मतलब 0-1 वाला जो होता है, वो क्यूबिट्स बनाया गया है। और जिस तरह से सेमीकंडक्टर के कारण जो है वर्तमान कंप्यूटर के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है, वैसे ही इस जो टोपो कंडक्टर है उसके आधार पे जो ये कंडक्टर चिप बन रही है, ये भविष्य में मिलियन जो है क्यूबिट आधारित जो है क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सक्षम हो जाएंगे। अभी याद रखिएगा कि क्वांटम कंप्यूटर अगर 1000 भी हैं तो वो वर्तमान के अगर 1000-1500 पे भी अगर काम कर रहे हैं तो वर्तमान के वो सुपर कंप्यूटर के बेहतर स्थिति में हो सकते हैं।
प्रोसेसिंग पावर में अभी एक्यूरेसी आदि की समस्या बनी हुई है। अगर मिलियंस 10 मिलियन 5 मिलियन के रेंज पे अगर क्यूबिट हो जाता है तो आप समझ नहीं सकते हैं कि प्रोसेसिंग पावर या कंप्यूटिंग पावर दुनिया का कैसे बदल सकता है। ऐसे अनगिनत क्षेत्र हमारे सामने आ सकते हैं, अनगिनत समस्याओं के हल, अनगिनत चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग का क्षेत्र है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई गुना ज़्यादा आगे जो कर सकता है और उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका का जो समझौता हुआ है ट्रस्ट वाला, उसमें भी क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी काम करने पर पहल बनी है। तो आइए ज़रा सा इसको समझें। थोड़ा सा टेक्निकल है, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले सप्ताह क्वांटम कंप्यूटिंग में सफलता का एक दावा किया है और यह दावा कहीं ना कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तरह ही एक उत्सुकता से प्रशिक्षित तकनीक है जो वर्तमान तकनीकी क्षमताओं से परे कार्य करने में सक्षम बना देती है। अभी जब देखेंगे तो समझेंगे कि यह कितना सक्षम, कितना एडवांस लेवल पर आपको पहुंचा सकता है। कंपनी कह रही है कि वह एक नई चिप बनाने में सफल रही है जो दशकों से सार्थक क्वांटम कंप्यूटर के विकास को कुछ वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा सकती है। जिसमें जो दशकों लग सकते हैं वो कुछ वर्षों में ही ये काम हो सकता है। उसका दावा है कि उसने क्वांटम कंप्यूटर में संग्रहित और संसाधित किए जाने वाले डेटा की मूल इकाई क्यूबिट या क्वांटम बिट्स का संक्षिप्त रूप बनाने का एक नया तरीका खोज लिया है। पहले क्यूबिट जैसे बिट्स होता है और बिट्स को हम कहते हैं, ये मूल इकाई होती है कंप्यूटर की 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। और 0 और 1 को मिला के जो है ये बन जाता है एक बिट्स। वही जब क्वांटम बिट्स की बात आती है तो ये 0 और 1 मिलके 4 तरह के चीज़ें बनाते हैं। ये 0 1 0 0 1 1 1 0, ये 4 तरह के बिट्स बनाते हैं और इनको मिलाकर क्वांटम बिट्स कहा जाता है। और ये चारों एक साथ हो सकते हैं, एक साथ। जैसे इसको नॉर्मली 4 बार में ये चीजें बन सकती हैं, लेकिन क्वांटम बिट में ये चारों एक साथ उपस्थित रहेंगे, जिसे सुपर इंपोजिशन पोजिशन कहते हैं। अभी जब नीचे हम उसको देखेंगे तो इसको समझेंगे। थोड़ा क्वांटम बिट समझाना था इसलिए आपको बता दिए। माइक्रोसॉफ्ट का जो है मेजराना, जैसे नजराना होता है उसे मेजराना 1 नाम से इसने अपना जो सुपर कंप्यूटिंग पहला काम जो है, सुपर नहीं, पहला क्वांटम के साथ सुपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का बाप वैसे भी हो जाएगा अगर वो तैयार हो जाएगा। जिस लेवल पे एक्चुअल में अभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं, अगर उस लेवल पर क्वांटम बिट्स पे काम करें तो सुपर कंप्यूटर तो उसके आगे बच्चा है। खैर, देखते हैं। मेजराना दुनिया का पहला क्वांटम चिप है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वो मेजराना को पेश किया और कहा कि यह दुनिया का पहला क्वांटम चिप है जो एक टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर, एक अवधारणा है जो टोपो कंडक्टर पे आधारित है, इसे द्वारा संचालित है। और उसे उम्मीद है कि क्वांटम कंप्यूटर दशकों नहीं बल्कि सालों में सार्थक औद्योगिक पैमाने की समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाएगी। यानी जो लग रहा था 30-40 साल में वो जाके वो चीज़ें मिलेगी, वो कुछ वर्षों में ही इस क्वांटम जो है चिप के जरिए या मेजराना 1 के जरिए जो है, काफ़ी सरल है, मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं चल रहा है, हालांकि मेजराना 1 के जरिए जो है ये सालों में ही वो चीज़ें हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि जिस तरह से सेमीकंडक्टर के आविष्कार ने आज के स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स को संभव बनाया है, उसी तरह से टोपो कंडक्टर और उसके द्वारा निर्मित नए प्रकार के चिप क्वांटम सिस्टम विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं जो 10 लाख क्यूबिट तक स्केल पर काम कर सकते हैं और सबसे जटिल औद्योगिक और सामाजिक समस्याओं में निपट सकते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि 1 मिलियन क्यूबिट का अगर कंप्यूटर होगा तो उसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी होगी। अभी बताएंगे जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो टोपो कंडक्टर, यह दावा सही साबित होता है। अगर यह सही साबित होता है तो यह न केवल क्वांटम कंप्यूटिंग बल्कि भौतिकी में भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि इन क्यूबिट को बनाने की प्रक्रिया में एक भौतिक स्थिति, क्वांटम स्थिति के साथ काम करना शामिल है, जिसे सैद्धांतिक रूप से संभव माना जाता है लेकिन कभी हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे माना जाता है ना कि पदार्थ की अवस्थाएं होती है, ठोस है, द्रव है, गैस है। एक और अवस्था क्वांटम अवस्था होती है जिसमें इन सारे चीज़ों का मिश्रण होता है। वो सैद्धांतिक रूप से माना जाता है, व्यवहार में अभी नहीं। हालांकि अगर
ये कह रहे हैं कि वो बना लिए हैं, तो अच्छी बात है। इनको जरा सा देख लेते हैं टोपो कंडक्टर के बारे में क्या होता है। तो देखिए, टोपो कंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जो पदार्थ की एक नई अवस्था, एलियन अवस्था है, ये पहले नहीं थी, है ना। इसे टोपोलॉजिकल अवस्था कहा जाता है, जो ठोस, तरल और गैसों से अलग होता है। न वो ठोस होती है, न तरल होती है, न गैस होती है, क्योंकि ये तीन अवस्था तो हम जानते ही, वो अवस्था इनसे अलग होती है, जिसे क्वांटम अवस्था या टोपोलॉजिकल अवस्था कहते हैं। जो इनका क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाने के लिए जो टोपो कंडक्टर बनाया गया है, इसे इंडियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर है या अर्धचालक है इसको, और एल्यूमिनियम एक सुपर कंडक्टर है। ये नहीं कहते हैं, इंडियम आर्सेनाइड एंड एक सुपर कंप्यूटर, दोनों को मिलाकर करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी जो होती है उसमें ये होता है कि एक बार इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर दो तो वो फिर कोई उसको रोकने वाला बाधा नहीं होता, वो प्रवाहित ही होता रहता है। वो अवस्था आमतौर पे जो है, कुछ धातुएं हैं जो कह सकते हो कि एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य तापमान पे या -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पे वो चीजें प्रदर्शित करती हैं। तो इसको मिला के परम शून्य के करीब, लगभग परम शून्य के करीब इसे ठंडा किया जाता है। फिर इसे चुंबकीय क्षेत्र में संपर्क में जब आता है तो सामग्री बनती है मेजराना जीरो मॉड्स, MZM वाली वो सामग्री बन जाती है। और ये MZM एलियन क्वासी पार्टिकल है, यानी जो कि ऐसी पार्टिकल नहीं है जो अभी हम दुनिया में जितने भी पार्टिकल जानते हैं उससे एक अलग पार्टिकल है, और ये क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स के निर्माण का खंड है। तो ये MGM जो एलियन क्वासी पार्टिकल है, इसी से ये जो है मेजराना 1 बना है, क्योंकि ये मेजराना जीरो मोड्स का के से वो इकाई से ये बनी हुई है। ठीक है, ये अगर टोपो कंडक्टर सामग्रियों का एक सफल वर्ग है, और ये टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टिविटी बनाने की अनुमति देगा। और ये ऐसा पदार्थ बनाया है टोपो कंडक्टर के जरिए जो सिर्फ पहले सिद्धांत में था, अब व्यवहार में है। और अगर इसको माना जाए तो इसी को लेकर कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, तो देखिए, ये सिर्फ अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर नहीं होते, उनसे बहुत अलग होते हैं, क्योंकि जिस सिद्धांत पे ये काम करते हैं वो होती है क्वांटम फिजिक्स के, या उसको सुपर इम्पोजिशन का सिद्धांत कहा जाता है। एक प्रॉपर्टी है सुपर इम्पोजिशन प्रॉपर्टी, एक क्वांटम कण की एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद रहने की क्षमता इसे कहा जाता है। देखिए, इसमें एक, अब जैसे मैंने अभी दिखाया था कि बिट्स होती है वो 0 और 1, इसी पर वो रहती है, या 0 रहेगी या तो 1 रहेगी, यानी या तो इलेक्ट्रॉन्स एक बार ऑन होगा स्विच, ऐसे सेमीकंडक्टर में जो क्या होता है, 0 मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं गया, 1 मतलब इलेक्ट्रॉन गया, और इसी आधार पे पूरा बाइनरी नंबर पे चलता है। क्यूबिट भी क्या होता है, इसको कहते हैं बिट्स। क्यूबिट में क्या होगा, जो है ये 0 और 1, इससे 0 और 1 से 4 अवस्थाएं हो सकती है, 0 1 1 0 0 0 1 1, यानी ये 4 अवस्थाएं हो सकती है। अगर देखा जाए तो इससे 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 0 1 0 1 1 0, एक इधर इधर करके 4 अवस्थाएं बन सकती है। इसको नॉर्मल तरीके से एक बिट के तहत 4 बार में ये होगा, एक बार 0 1 के लिए करना पड़ेगा, एक बार 1 0 के लिए, एक बार 0 0 के लिए, एक बार 1 1 के लिए करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो जब ये चारों एक साथ हो जाए, सोचो कि ऐसी कोई स्थिति कि एक ही बार में चारों उपस्थित हो, और उसमें अगर चारों में से ये अवस्था तब आएगी जब वो कहा जाता है कि क्वांटम फिजिक्स की अवस्था में पहुंचेंगे, क्वांटम बिट्स की क्यूबिट की अवस्था में पहुंचेंगे, तो ये चारों आंकड़े एक साथ उपस्थित रहते हैं। और इनकी एक खास बात और होती है कि उसमें से अगर कोई एक आंकड़ा देख लिया जाता है या ले लिया जाता है तो बाकी सारे समाप्त। ऐसा नहीं कि वो 3 बने रहेंगे, उनमें चारों एक साथ उपस्थित रहता है। जो देख लिया जाता है या जो चुन लिया जाता है, बाकी सारी चीजें समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में एक तो अच्छी बात है कि गणना 4 एक ही साथ, एक ही बार में 4 चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, और ऐसे 4 का 4 होगा ना, अगला बढ़ेगा तो 4 में 4 का स्क्वायर करोगे ना, तब इस तरह से बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 के 2 अगला बढ़ता है, 2 के बाद 2 तो 2 के बाद 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 जाएगा, और फिर इस तरह से बढ़ते जाएगा। आप सोच के सकते हैं स्क्वायर की तो कहानी की 4 बार गुणा करो, फिर उसको उतने बार गुणा करो, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ क्यूबिट में ही 100 के क्यूबिट, 100,000 क्यूबिट में ही, अगर 100 क्यूबिट के आसपास भी पहुंचेंगे, 1000 जैसे ही क्रॉस करने लगेंगे, आप नॉर्मल जो सुपर कंप्यूटर है उसके रेंज में पहुंच जाएंगे, और फिर थोड़ा सा बढ़ेंगे। और जिस रेंज पे ये काम करने की बात करते हैं, मिलियंस क्यूबिट, माय गॉड,
उसकी प्रोसेसिंग पावर, उसकी क्षमता तो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम आज मतलब समस्याओं को क्या है सॉल्व करने की ही तरीका है, उसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दुनिया या ईश्वर ने या प्रकृति ने ऐसे सब कुछ नहीं दिया। ये प्रॉपर्टी है कि चारों एक साथ रहेंगे, उसमें से जो देख लोगे बाकी सब गायब हो जाएंगे। तो जो देख लोगे बाकी का गायब हो जाएगी। अगर वो देखने के दौरान कुछ गलत हो गया तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्यूबिट की ज़रूरत होगी कि और लॉजिकल उसमें फिर कंप्यूटर चलता है कि आप सही चीज़ को जान पाए। तो वो एक उसमें होता है कि क्यूबिट के साथ इंटरेक्शन एक तरह की समानता प्रोसेसिंग अनुमति देता है जो समान कंप्यूटर में संभव नहीं है। लेकिन इसमें जो चुनौती है कि क्यूबिट की स्थिरता बनाए रखना है। किसी कण का क्वांटम व्यवहार उस समय समान व्यवहार में बदल जाता है जब सिस्टम को देखा या मापा जाता है। जैसे वैसे 4 बार है, लेकिन जैसे ही मापेंगे, हमने चले माप लिया, हमको 1 मिल गया, तो वो एक ही क्यूबिट के वो बिट के रूप में है, देखिएगा हाँ चलो एक बार में हो गया। तो ऐसे में सही लिया गया गलत लिया गया, इसके लिए ढेर सारे आपको क्यूबिट चाहिए, अवलोकन चाहिए, प्रेक्षण चाहिए और बाहरी गड़बड़ी जैसे तापमान, दबाव, ये सब विचलन सारी समस्याओं को उसको ध्वस्त कर सकते हैं। यानी कि हमें ऐसा चिप चाहिए जो इस तरह के विचलन से ध्वस्त होकर भी क्वांटम गुण बिना ध्वस्त हुए भी अपना क्वांटम गुण प्रदर्शित करते रहे। और इसी देखिए उसमें इंटीग्रिटी, वही इंटीग्रिटी है कि क्वांटम कंप्यूटर को लाखों अन्य समझाओं के बजाय यह सही परिणाम देना भी एक चुनौती होती है। और इसमें ढेर सारे जो है क्यूबिट के जरिए, एल्गोरिथम के जरिए धीरे धीरे करके ये सुधार किया जाता है। क्यूबिट जितने अधिक स्थिर होंगे त्रुटियां उतनी ही कम होगी। अब माइक्रोसॉफ्ट का इस दावे से क्या लाभ होगा, तो देखिए इस नई प्रक्रिया के माध्यम से बताया गया है कि क्यूबिट अधिक लचीला है, उसमें बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी त्रुटि निर्माण और त्रुटि सुधार की क्षमता भी बढ़िया है और इससे कुछ वर्षों के भीतर ही मिलियन क्यूबिट सिस्टम बनाने का रास्ता खुल सकता है। और अन्य तरीकों का उपयोग करके अभी तक जो हमने क्वांटम कंप्यूटर बनाए हैं वो 1000 क्यूबिट सिस्टम तक ही पहुंच पाया है। 1000 और 10 लाख यानी 1000 गुना क्षमता कुछ ही वर्षों में इसके जरिए हम प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये क्वांटम कंप्यूटर को वास्तव में सार्थक, क्वांटम कंप्यूटर हम अपने घरेलू काम के लिए थोड़ी बना रहे हैं, निश्चित रूप से उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उन समस्याओं का हल करने के लिए बना रहे हैं जो नॉर्मल हमारे जो सुपर कंप्यूटर हैं वो भी करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में ये मिलियन या 10 मिलियन क्यूबिट सिस्टम को नियंत्रित और संचालित करने की जो है आवश्यकता होगी। इसी बात को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर अरविंद घोष कह रहे हैं कि अगर त्रुटि सुधार की आवश्यकता के कारण मौजूदा सिस्टम में 1 मिलियन भौतिक क्यूबिट मोटे तौर पर कुछ हजार तार्किक क्यूबिट तक कम हो सकता है। और ऐसे में अगर माइक्रोसॉफ्ट दावा कर रहा है वह सही है तो क्यूबिट की गुणवत्ता वाकई बेहतर है और उम्मीद है कि त्रुटियां कम होंगी और बहुत जल्दी इसके तहत हम एक रियल टर्म में क्वांटम कंप्यूटर का विकास कर सकते हैं। लेकिन वो खुद कहते हैं कि घोषणा को लेकर संदेह भी समझ में आता है और अब इस पर प्रूफ होगा, आगे जांच प्रक्रिया होगी। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये संभव है तो ये जिस तरह से सेमीकंडक्टर, खुद माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है, जिस तरह से सेमीकंडक्टर ने रास्ता आगे बढ़ाया है उस तरह से ये क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी एक नया रास्ता हो सकता है। और उसके द्वारा एक तरह से नए पदार्थ की ही खोज कर दी गई, नए चीज़ ही जो फिजिक्स की एक नई अवस्था की खोज की गई है जो कि बिल्कुल ही सिद्धांत में है, व्यवहार में नहीं है, उसने उसको कोशिश किया है। अगला जो हमारा समाचार है छोटा सा है, वो है कि मध्य प्रदेश के में जो है संकटग्रस्त प्रजाति घड़ियाल जो है उसको लेकर वो बड़ा अग्रणी राज्य है। हाल फिलहाल में उसके द्वारा चंबल नदी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कुछ घड़ियाल छोड़े गए हैं। और देखिए घड़ियाल एक क्रोकोडाइल ही प्रजाति का होता है। इसे घड़ियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नाक पे जो मादा घड़ियाल होते हैं, सभी पने जो मादा होते हैं उन पे एक घड़े जैसी आकृति बनी होती है, तो हमारे यहाँ पे उसे घड़ियाल कहा जाता है। ये इंडेंजर प्रजाति है, संकटग्रस्त जो है प्रजाति है। हालांकि भारत में खासतौर से मध्य प्रदेश में चंबल अभयारण्य में जो घड़ियाल अभयारण्य है, वैसे चंबल अभयारण्य है लेकिन बेसिकली उसको घड़ियाल अभयारण्य भी कहा जाता है, वहाँ पे इसके संरक्षण का प्रयास बेहतर रूप से चल रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश को घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है, चंबल नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। तो आइए जरा से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले सप्ताह मुरैना स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा, जो कि एक अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति है। मध्य प्रदेश के दशकों पुराने संरक्षण प्रयासों से इसे घड़ियाल राज्य का खिताब दिलाया है, जहां भारत के 80% से अधिक घड़ियाल जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। घड़ियाल क्या होता है, तो घड़ियाल जो है गैवलिस गैंगेटिक्स की एक प्रजाति है जो लंबी थूथन वाला मछली खाने वाला मगरमच्छ प्रजाति है।
ठीक है, ये इसका ऐसे है कि मछली ही खा पाता है। इसका नाम जो है घड़ा का उल्टा घड़ा के रूप में इसका नाम घड़ियाल पड़ा है। पौराणिक कथाओं में घड़ियाल एक पवित्र महत्व रखता है, क्योंकि ये माँ गंगा का जो है वाहन इसे माना जाता है। आप देखे होंगे कि गंगा देवी, माँ गंगा का जहाँ पे चित्र बनाया जाता है वहाँ पे घड़ियाल उनका वाहन है। इसमें पहले पतले थुथन, नुकीले दांत, आपस में जुड़े हुए दांत होते हैं जो मछलियों को फंसाने के लिए अनुकूलित होते हैं और उनके आहार का जो है मुख्य आधार होता है। नर घड़ियाल 3 से 6 मीटर तक और मादा घड़ियाल 2.5 से 4.5 मीटर तक लंबा जो है हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ये रेत के टीलों और रेत के द्वीपों पर उनके लिए पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी पर वो अपने धूप सेकने और घोंसला बनाने के लिए वो आते हैं। जब नदी का जलस्तर घट जाता है तो मादा घड़ियाल खुले रेत के टीलों और द्वीपों पर सामूहिक रूप से घोंसला बनाती है और उसमें कई एक ही क्षेत्र में अंडे देती है। इसके बाद उसकी देखभाल की जाती है। तो इसलिए घड़ियाल नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। घड़ियाल नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्योंकि वो सड़े हुए मांसों को भी साफ करके उस नदी के एक तरह से वो पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाते हैं। घड़ियाल को किन खतरों का सामना करना पड़ा है? परंपरागत रूप से देखा जाए तो उनकी खाल के काम किया जाता था। ट्रॉफी यानी काट के उनके सजाने के लिए जो है जो दिखाते थे ना, दीवालों पे टांगने के लिए जो है, अंडे के लिए, पारंपरिक दवा के लिए अत्यधिक शिकार किया जाता था। वर्तमान में बांध निर्माण, सिंचाई, नहरें, गाद, नदी के मार्ग में परिवर्तन, तटबंध, बालू खनन, इनके कारण जो है उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, जिसके कारण उनका जो है नुकसान हो रहा है। और एक गिल जाल है, उसके कारण सभी आकार के मगर जो है घड़ियाल जो है पकड़े जाते हैं, यहाँ तक कि संरक्षित क्षेत्रों में भी। घड़ियालों के संरक्षण के प्रयास तो देखिए 75 से 82 के बीच भारत में 16 कैप्टिव प्रजनन केंद्र, जहाँ पे घड़ियालों को ले जाके प्रजनन कराया जाता है, इसके बाद उनको लाके छोड़े जाने की क्रिया है। आज घड़ियाल प्रजाति मुख्य रूप से 5 शरण स्थलों में ही जीवित है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो है घड़ियाल रहते हैं, कतरनिया घाट अभ्यारण्य, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, सोन नदी अभ्यारण्य और सतकोशिया गाज अभ्यारण्य, ये 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसमें जो कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम है उनके द्वारा जो है जैसे हैचनिंग को पालना और नदी में वापस छोड़ना, आबादी की निगरानी, रेत खनन जैसे खतरों पर सक्रिय रूप से प्रबंधन आदि किया जाता है। और जो विशेषज्ञों का मानना है, जो वन संरक्षण अधिकारियों का मानना है कि मजबूत नदी संरक्षण, बेहतर पर्यावरण प्रबंधन, रेत के टीलों की बहाली, सामुदायिक भागीदारी, ये सब कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो घड़ियालों को संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अभी हम देखते हैं कि घड़ियालों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश क्या कर रहा है। वही सब कर रहा है जो बता रहे हैं। और देखा जाए मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा घड़ियाल है। 2024 की जो गणना हुई थी उसके अनुसार यहाँ पे 2456 घड़ियाल दर्ज किए गए हैं। और ये उपलब्धि मध्य प्रदेश के वन अधिकारी कहते हैं कि ये उपलब्धि तब है जब 50 और 60 के दशक के बीच घड़ियाल की आबादी में 80% से अधिक की राष्ट्रीय गिरावट के बाद यहाँ पे ये आबादी देखी जा रही है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर घड़ियाल 1997 तक लगातार बढ़े, लेकिन 97 से 2006 के बीच उनमें लगभग 58% की गिरावट आई है। और उसके बाहर 436 वयस्क हैं, जो अब घट के 182 रह गई है। और ये 2007 के आंकड़े बता रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे भी बहुत समस्या आ रही है। खासतौर से म्यांमार और भूटान में यह प्रजाति बिल्कुल विलुप्त होने की ही इसकी संभावना दिखाई देती है। गंगेटिक है, यानी गंगा और उनकी सहायक नदियों में ही पाए जाते हैं। पाकिस्तान आदि में भी स्थिति जो है खराब की ही है। अब ये देखें कि कैसे चंबल अभ्यारण्य का घड़ियालों के संरक्षण के लिए महत्व है। तो देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पे स्थित है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। ये 5400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ पे घड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुए, गंगा नदी डॉल्फिन को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे जो जो चंबल नदी है, माना जाता है कि वो भारत की सबसे साफ नदी का तंत्र है। उसके 450 किलोमीटर का लगभग का क्षेत्र यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। चंबल अभ्यारण्य से अन्य जगहों पर भी घड़ियाल भेजे जाते हैं। जैसे 60-70 के आसपास पंजाब की नदियों में घड़ियाल जो है समाप्त हो गए थे। 2017 में चंबल के देवरी घड़ियाल केंद्र से घड़ियालों को पंजाब भेजा गया था। 2018 में 25 घड़ियाल सतलुज नदी में भेजे गए थे और 2020 में 25 घड़ियाल ब्यास नदी में भेजे गए थे। तो ये चंबल के जो है घड़ियाल जो है न केवल अपने यहाँ पे वो संरक्षित कर रहा है, भारत के अन्य नदियों में भी जहाँ पे घड़ियाल समाप्त हो गए हैं वहाँ पे वो भेजने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न वेबसाइट पे रहेंगे, जहाँ से जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।